हेलो एवरीवन, डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ममता राठी। दोस्तों, हम देख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एमसीक्यू सीरीज़। पहले हमने 2 सीरीज़ देखी हैं जिनमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के सॉल्व किए हैं और उनके लॉजिकल कैलकुलेशंस को भी देखा है। अगर आप वो दोनों सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर उन सीरीज़ को स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ ही कॉरपोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और फिनेंशियल अकाउंटिंग की एमसीक्यू की सीरीज़ भी अपलोड की हुई है। जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के बारे में पता चले और आपको ये सारी सीरीज़ भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की 3rd सीरीज़ में आज हम बात करेंगे। तो 3rd सीरीज़ की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आवर क्वेश्चन इज द आइडियल लेवल ऑफ लिक्विड रेशो इज 3:3, 4:4, 5:5, ऑल ऑफ द अबव। तो लिक्विड रेशो का जो आइडियल लेवल है वो है 3:3। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डेब्ट इक्विटी रेशो इज अ सब पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, डेटास टर्नओवर रेशो, नन ऑफ द अबव। अब डेब्ट इक्विटी रेशो जो है वो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, उसके नाम से, यानी कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो का ही एक वन सब पार्ट डेब्ट इक्विटी रेशो को देखा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड एसेट्स इज डिटरमाइंड बाय करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, नन ऑफ द अबव। लिक्विड एसेट्स अगर हमें डिटरमाइन करने होंगे तो हम किस तरह से उसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए हमें हमारी करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना होगा। सो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not included in current assets? Debtors, stock, cash at bank, cash in hand। तो इनमें से स्टॉक जो है वो करंट एसेट नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर द रेशो द मोर फेवरेबल इट इज डजंट स्टैंड ट्रू फॉर ऑपरेटिंग रेशो, लिक्विडिटी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब जितना रेशो हायर होगा उतना वो फेवरेबल रहेगा। ये चीज़ कहाँ पर करेक्ट नहीं बैठती है, किस रेशो में ये चीज़ करेक्ट नहीं होती है? तो ये चीज़ जो है वो ऑपरेटिंग रेशो में करेक्ट नहीं होती है। अगर हमारा ऑपरेटिंग रेशो हायर आएगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस जो है वो बढ़ जाएंगे और हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो ये चीज़ ऑपरेटिंग रेशो में फिट नहीं होती है, तो ऑपरेटिंग रेशो इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज क्विक रेशो, करंट रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, नन ऑफ द अबव। अब लिक्विडिटी टेस्ट के लिए मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट कौन सी होती है? तो वो है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक रेशो इज 1.8:1, करंट रेशो इज 2.7:1 एंड करंट लाइबिलिटीज आर ₹60,000। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ स्टॉक। यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्विक रेशो की, करंट रेशो की, करंट लाइबिलिटीज़ की, और हमें डिटरमाइन करना है हमारी वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो पहले हमें हमारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ पता होनी चाहिए ताकि हम हमारी स्टॉक की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकें। अब यहाँ पर हमें क्विक रेशो दिया गया है। क्विक रेशो इज 1.8:1, यानी कि क्विक रेशो ये 1.8 है। अब क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज़। अब इस रेशो को हम थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू क्विक रेशो इनटू करंट लाइबिलिटीज़। तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू क्विक रेशो है हमारा 1.8 एंड करंट लाइबिलिटीज़ है हमारी 60,000 की। सो 1.8 इंटू 60,000। सो क्विक एसेट्स आर ₹1,08,000। इसी तरह हम करंट लाइबिलिटीज़ भी निकाल लेंगे। करंट एसेट के बारे में भी देख लेंगे।
तो करंट एसेट का जो फॉर्मूला हमें करना है वो भी हमें रिवाइज करके लेना है। जैसे कि हमें पता है करंट रेशो जो है वो होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.7 इंटू करंट एसेट्स। तो अब करंट एसेट्स 2.7 जो है वो हमारा करंट रेशो था, तो फिर हमने करंट एसेट निकालने के लिए फॉर्मूले को रिवाइज कर दिया है। तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.7 इंटू करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.7 इंटू करंट लाइबिलिटीज़ है हमारी 60,000 की, तो करंट एसेट आ जाएंगे हमारे 1,62,000। तो इस तरह से हमारे पास अब क्विक एसेट है हमारे 1,08,000 और करंट एसेट है हमारे 1,62,000। क्विक एसेट को ही लिक्विड एसेट भी कहा जाता है। अब हमें स्टॉक डिटरमाइन करना है। तो स्टॉक हमारा तब डिटरमाइन होगा जब हमारे करंट एसेट में से हम हमारे क्विक एसेट को माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास दोनों भी इंफॉर्मेशन है। स्टॉक इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। अब करंट एसेट जो वैल्यूड हुए थे हमारे वो है 1,62,000 के और क्विक एसेट जो है वो है 1,08,000 के। सो 1,62,000 माइनस 1,08,000 इज इक्वल टू 54,000। तो हमारी जो स्टॉक की वैल्यूएशन है वो होगी 54,000 की। सो आंसर ए 54,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ डेटार्स डिक्रीजेस करंट रेशो, increases current ratio, has no effect on current ratio, none of the above। अगर डेटार्स का कलेक्शन होता है तो उससे क्या होगा, तो हमारा करंट रेशो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो जो सही है, करेक्ट है। It highlights changes in funds of a firm at different point. It highlights changes in funds of different firms at a single point. It highlights changes in funds of different firms at different point. It doesn't highlight changes in funds। और हमारे ऑप्शन है ओनली ए, ओनली बी, ओनली डी या ए बी सी डी ऑल। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड्स को डिटरमाइन करता है या फिर फंड्स को शो करता है, हाईलाइट करता है। ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारे की सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंड्स फ्लो एनालिसिस द वर्ड फंड्स इज यूज्ड टू डिफाइन नेट वर्किंग कैपिटल, टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब जब भी हम फंड फ्लो एनालिसिस करते हैं तो उसमें फंड्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में फंड्स को माना जाता है, तो फंड्स का मतलब होता है नेट वर्किंग कैपिटल, फंड्स का मतलब होता है टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज़। अब टोटल करंट एसेट में से टोटल करंट लाइबिलिटीज़ निकालेंगे तो फिर से नेट वर्किंग कैपिटल हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर्स। Which of the following is or are examples of fund flow statement? Collection of debtors, shares issued for cash, shares issued against the purchase of machinery, shares issued for property। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, ए बी सी एंड डी। अब इनमें से फंड फ्लो स्टेटमेंट का कौन सा एग्जाम्पल है, तो इनमें से कलेक्शन ऑफ डेटार्स जो है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। उसी के साथ शेयर्स इशूड फॉर कैश जो है वो भी फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट मूवमेंट ऑफ फंड्स। फंड फ्लो इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट, फंड फ्लो इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन करंट एसेट एंड कैपिटल, फंड फ्लो इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज, फंड फ्लो इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन करंट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। अब ये चार स्टेटमेंट हमारे सामने हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट मूवमेंट ऑफ फंड्स के अकॉर्डिंग करेक्ट है। हमारे ऑप्शन है ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, ए बी सी एंड डी। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है वो हमारी मूवमेंट ऑफ फंड्स को लेकर करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ फंड्स? इशू ऑफ डिबेंचर्स, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए
ओनली डी, ए एंड डी, ए बी सी एंड डी। अब जब भी हम इनफ्लो की बात करते हैं तो फंड्स हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आने चाहिए, यानी कि हमारे पास पैसा आना चाहिए। अब इशू ऑफ डिबेंचर्स जब करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आ जाएगा। अब डिबेंचर्स का कन्वर्जन अगर इक्विटी शेयर्स में हम कर रहे हैं तो पैसा तो आएगा नहीं, जैसे कि वैसे रहेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी फंड्स पर। रिडम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है, अगर हम रिडम्पशन कर रहे हैं हमारी लोन का तो वो रीपेमेंट हो रहा है, यानी कि हमारा जो फंड है वो फंड आउटफ्लो हो रहा है। और क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व में भी फंड्स में अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो क्रिएशन है। तो हमें जो इनफ्लो आएगा वो आएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर अ बिजनेस वॉज बॉट बाय इशू ऑफ ₹25,000 debentures and ₹25,000 shares. The business bought had machine worth ₹20,000, debtors ₹15,000, stock ₹5,000 and creditors ₹5,000. Determine the effect of this transaction on flow of funds. अब हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या फ्लो हो रहा है इस क्वेश्चन में हमें देखना है। अब यहाँ पर हमें हमारा जो फंड्स का फ्लो है उसे एसेस करना है। अब जैसे कि हमें पता है फंड फ्लो अगर हमें एसेस करना होगा तो हमारे सोर्सेस एंड एप्लीकेशन को हमें देखना होगा। अब हमारे सोर्सेस क्या क्या हैं, यानी कि हमारे पास कितने इनफ्लोज हैं, तो हमारे पास है 25,000 शेयर्स की अमाउंट और 25,000 डिबेंचर्स की अमाउंट जो हमने इशू कर दी है, तो 25 + 25 बन जाएगी 50,000, प्लस हमारे क्रेडिटार्स है 5,000 जो कि हमारी सोर्सेज की अमाउंट में आएगी, तो वो 5,000। तो हमारे पास जो टोटल इनफ्लोज है वो हो जाएंगे 55,000, माइनस उसमें से हम हमारे जो आउटफ्लोज है उन आउटफ्लोज को करेंगे, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि हमें यहाँ पर बताया गया है कि वी हैव बॉट द मशीन वर्थ ₹20,000, सो 20,000 की मशीन हमने बॉट की है, साथ ही साथ हमारे पास डेटार्स है 15,000 के और स्टॉक है 5,000 का। सो 20,000 + 15,000 + 5,000 कम्स टू 40,000। अब हमारे जो इनफ्लो थे वो थे 55,000, उनमें से अगर हम आउटफ्लो को माइनस कर दें जो है 40,000 तो बच जाते हैं हमारे 15,000। जो बचे हुए 15,000 है वो ऑलरेडी हमारे इनफ्लोज हैं, तो हमारी जो नेट इनफ्लोज होगी वो होगी इनफ्लो ऑफ ₹15,000। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंट एसेट्स? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड पेएबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फर्नीचर। ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ए बी सी एंड डी। अब करंट एसेट कौन सा है, तो करंट एसेट हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो हमारे करंट एसेट्स में आएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन करंट एसेट्स? लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर दिए गए जो सारे ऑप्शंस हैं वो फिक्स्ड एसेट के हैं, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड, डिबेंचर्स एंड टर्म लोन्स फॉल्स अंडर करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। अब हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं या टर्म लोन्स होते हैं वो किस में आते हैं, तो वो सारी नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड सो एज टू आइडेंटिफाई द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, टू आइडेंटिफाई रीजन्स बिहाइंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, टू नो द आइटम वाइज आउटफ्लो ऑफ फंड्स ड्यूरिंग गिवन पीरियड, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं उसमें हम हमारी वर्किंग कैपिटल के जो चेंजेस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं उसके रीज़न को भी आइडेंटिफाई करते हैं, और हमारे जो आइटम वाइज आउटफ्लोज है फंड्स के ड्यूरिंग द गिवन पीरियड वो पता करने के लिए भी हम हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंड फ्लो स्टेटमेंट होल्ड्स सिग्निफिकेंस फॉर शेयर होल्डर्स, फिनेंशियर्स, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। फंड फ्लो स्टेटमेंट किन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट से शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा है, फिनेंशियर्स एंड गवर्नमेंट को भी उसकी बेनिफिट है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट? शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव।
अब फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें हम स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड 2 consecutive बैलेंस शीट्स। इज इट ट्रू, फॉल्स, वैल्यू डिलीवरी, नन ऑफ द अबव। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनाया जाता है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट की डेटा से और 2 consecutive बैलेंस शीट की डेटा से, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स स्टैंड्स ट्रू व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल? एन इंक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीजेस वर्किंग कैपिटल, एन इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीजेस वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन सी an increase in current liabilities decreases working capital, an increase in current liabilities increases working capital। ऑप्शन है हमारे ए एंड सी, ए एंड डी, बी एंड डी, ए बी सी डी। तो हमारे जब भी हम फंड फ्लो एनालिसिस बनाते हैं तो उसमें कौन सा रूल होता है? अब जैसे कि हमें पता है फंड फ्लो एनालिसिस जब भी हम बनाते हैं तो उसमें करंट एसेट में से हम हमारे करंट लाइबिलिटीज़ जो है उसे माइनस करते हैं। अब हमारे करंट एसेट्स जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा और उसी के साथ साथ अगर हमारी करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ती है तो हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो कम होते रह जाएगा। तो यहाँ पर जो दिए हुए स्टेटमेंट है उनमें से ए और सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज मेंशन्ड in the question of funds flow statement preparation, it can be shown as in the schedule by deducting from total debtors under current assets, in the schedule separately under the heading of capital liabilities, both A and B, none of the above। अब जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और वहाँ पर अगर डाउटफुल डेब्ट्स या फिर रिजर्व फॉर डेब्ट एंड डाउटफुल डेब्ट्स अगर होगा, अगर उसे मेंशन किया गया है तो उसे हम कहाँ पर लिखते हैं? तो एक तो हम हमारे टोटल डेटार्स जो है करंट एसेट में वहाँ से उसे डिडक्ट कर सकते हैं, या फिर हम सेपरेटली उसको हमारी करंट लाइबिलिटीज़ में भी लिख सकते हैं क्योंकि वो एक रिजर्व है, प्रोविजन है। तो बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। Fund flow statement is also known as statement of funds flow, statement of sources and application of funds, statement of sources and uses of funds। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के ही ये सारे नाम हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹2,50,000 ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व्स ₹40,000 and old machinery bought for ₹50,000 was sold for ₹20,000। Calculate funds from operations। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि हमारे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है। अब फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस जो हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। अब हमें नेट प्रॉफिट दिया गया है यहाँ पर 2,50,000 का, साथ ही साथ हमें कहा गया है कि हमारी जो ओल्ड मशीनरी है जो हमने 50,000 में परचेस की थी वो सेल कर दी है 20,000 में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 50,000 में से 20,000 अगर माइनस कर दे तो हमें लॉस हुआ है हमारी सेलिंग पर 30,000 का। तो अब हमें निकालने हैं हमारे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे नेट इनकम प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो नेट इनकम है हमारी 2,50,000 प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ है हमें 30,000। सो हमारा ऑप्शन ए 2,80,000 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा क्योंकि हमारे कैलकुलेशन से 2,80,000 आगे आएंगे। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ फंड्स? Issue of bonus shares, issue of shares against the purchase of fixed assets, conversion of debentures into shares, conversion of loans into shares। तो ऑप्शन है हमारे ए एंड सी, ए एंड डी, ए बी सी एंड डी, नन ऑफ द अबव। अब इनमें से कौन से हमारे सोर्सेस है, फंड्स के सोर्सेस हैं? सोर्सेस तब कहा जाता है जब हमारे बिजनेस में कोई इनफ्लो होता है या फिर कोई कैश आती है। अब इशू ऑफ बोनस शेयर से हम इनफ्लो नहीं होगा, इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट से फिक्स्ड एसेट आएंगे, कैश नहीं आएगी।
कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स में कन्वर्जन होगा, कैश इनफ्लो नहीं हो रहा है या फिर फंड्स नहीं आ रहे हैं, और कन्वर्जन ऑफ लोन्स इनटू शेयर्स में भी लोन जो है वो क्लियर होगा लेकिन शेयर्स चले जाएंगे, तो फिर इनफ्लो जो है, जो फंड्स आने चाहिए वो फंड्स नहीं आ रहे हैं, तो इनमें से कोई भी सोर्स नहीं हो सकता हमारे फंड्स का। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड stood at rupees 20 lakhs in 2030 and at rupees 26 lakh in 2014. As per records, the company bought assets of another company for rupees 6 lakh payable in fully paid shares. These assets include goodwill 2 lakhs, machinery 1 lakh 83,600 and stock rupees 2 lakh 16,400. What is the fund from issue of shares? अब इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सीधी है कि पहले साल में हमारे पास जो शेयर कैपिटल था वो 20 लाख्स था, नेक्स्ट ईयर में हमारा जो शेयर कैपिटल बनता है वो 26 लाख्स का है। अब नेक्स्ट ईयर में कंपनी ने एसेट बॉट किए हैं अनदर कंपनी से जो 6 लाख पेएबल इन फुल्ली पेड शेयर्स थे। अब यहाँ पर जो इंक्लूडेड दिया है उसमें दिया गया है कि गुडविल जो है वो 2 लाख्स की है, मशीनरी जो है वो 1,83,600 की है एंड स्टॉक जो है वो है 2,16,400 का। तो इनमें से फंड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कितने होंगे? तो हमें पता है कि हमारे पास जो फंड्स आएगा वो स्टॉक के रूप में आएगा, तो जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वही हमारा फंड होगा। तो स्टॉक जो है वो है 2,16,400। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर्स आर रुपीज़ 2,50,000 and rupees 3,50,000 in the balance sheet of 2013 and 2014. 1,000 of the debentures of rupees 100 each were issued at par in 2014, of which 400 debentures were issued to a supplier for the purchase of machine. Determine the amount of issue for debentures for the purpose of fund flow statement. अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि 2013 में 2,50,000 एंड 2014 में 3,50,000 के जो डिबेंचर्स है वो हमारी बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। उसी के साथ 1,000 डिबेंचर्स जो है जो 100 रुपीज़ के थे, पर डिबेंचर 100 रुपीज़ के थे, वो इशू किए गए हैं 2014 में, जिनमें से 400 डिबेंचर्स जो है वो इशूड किए गए हैं हमारी सप्लायर को, जिनसे हमने एक मशीन परचेज़ की है। तो अब हमें डिटरमाइन करना है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब जैसे कि हमें पता चल रहा है 2014 में 1,000 डिबेंचर्स जो है वो इशू किए हैं, जिनमें से 400 डिबेंचर्स जो है वो सप्लायर को हमने दिए हैं ताकि हम उनसे मशीन परचेस कर सके, यानी कि उसके बदले हम लोगों ने उनकी मशीन परचेस की है। तो एक्चुअल जो हमारा फंड होगा वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में वो होगा 600 डिबेंचर्स का। सो 600 डिबेंचर्स 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर था, तो ₹60,000 जो है वो होगा हमारा अमाउंट ऑफ इशू फॉर डिबेंचर फॉर द पर्पज ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the balance sheet of Praveen for 2013 and 2014, 4% debentures are rupees 5 lakh and rupees 4 lakh respectively. Profit on redemption of debentures in 2013 is nil, while in 2014 is rupees 4,000. What is the amount of redemption for the purpose of fund flow statement? अब 2013 में 5 लाख के डिबेंचर्स है, 2014 में वो 4 लाख के दिख रहे हैं, यानी कि अब हमारे पास 1 लाख के डिबेंचर्स हैं और 2013 में जो रिडम्पशन हुआ है तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो नील बता रहे हैं। साथ ही साथ 2014 में जो प्रॉफिट की अमाउंट बताई जा रही है वो है 4,000, यानी कि 2014 में हमारे पास जो अमाउंट थी रिडम्पशन की वो थी 96,000, क्योंकि 1 लाख के डिबेंचर्स को हमने पेमेंट कर दिया है और उसके ऊपर प्रॉफिट हमें मिला है 4,000 का, तो 1 लाख माइनस 4,000 जो आउटफ्लो हुआ है हमारा वो है 96,000 का। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी एट कैश एट कॉस्ट हैज़ बीन ₹20,000 एंड ₹17,000 in 2013 and 2014 respectively. The profit on sale of property of ₹2,000 is credited to capital reserve account.
Now, new property costing rupees 5,000 bought in 2014. Determine the sale proceeds from land. अब हमारे पास जो टोटल प्रॉपर्टी है उसे हम पहले देखते हैं। अब हमारी प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट थी वो थी 20,000 रुपीज़। अब उस प्रॉपर्टी पर हमें 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है जो कि हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो 20,000 प्लस 2,000 और साथ ही साथ हमारे पास नई प्रॉपर्टी है जो 5,000 की कॉस्टिंग है उसकी। तो 20,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 बिकम्स 27,000। अब इन 27,000 की प्रॉपर्टी हमारे पास है और हमने ये प्रॉपर्टी एक सेल की गई है जो 17,000 को सेल की गई थी। तो हमारे पास जो सेल प्रोसीड आएगा वो सेल प्रोसीड होगा 10,000, क्योंकि 27,000 माइनस 17,000 जो करेंगे तो अमाउंट आती है हमारी 10,000 की। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस शीट ऑफ राम एट द एंड ऑफ 2013 and 2014 disclose investments in shares of rupees 2,000 and rupees 3,000 respectively. Rupees 100 as pre-acquisition dividend has been credited to investment account. Determine the purchase investments. अब मिस्टर राम जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में 2013 में 2,000 की इन्वेस्टमेंट की थी। अब 2014 में वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट 3,000 की बताई जा रही है और रिस्पेक्टिवली कहा जा रहा है कि ₹100 जो है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी उसके ऊपर मिला हुआ है। तो अब हमें बताना है कि परचेस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। तो 2014 में जैसे कि हमारी पहले की इन्वेस्टमेंट 2,000 की थी और अब की इन्वेस्टमेंट 3,000 की दिख रही है, तो एडिशनल 1,000 यहाँ पर दिख रहा है जो हमने परचेस किया हुआ है। और हमें यहाँ पर जो दिखा रहे हैं कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो है वो 100 रुपीज़ का है, तो हमारा जो परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,100 का। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी 1,100। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड एट कॉस्ट at the end of 2013 and 2014 were rupees 5,70,800 and rupees 6,15,300. During the year 2014, a machinery costing rupees 60,000 was sold. Determine the purchase of fixed assets. अब यहाँ पर हमें फिक्स्ड एसेट के परचेस के बारे में पूछा गया है। अब हमारे पास फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस है 5,70,800 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 6,15,300। साथ ही साथ हमारे पास सेल्स की अमाउंट भी अवेलेबल है 60,000। तो परचेसेस का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। परचेसेस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 6,15,300 प्लस सेल्स 60,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक 5,70,800। तो हमारा कैलकुलेशन आता है 1,04,500 का। तो इस तरह से हमारे फिक्स्ड एसेट की परचेस है यहाँ पर 1,04,500 की। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन जो होते हैं उसको ही हम यूजेस कहते हैं, उसको ही पेमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से ये सारे जो हैं वो हमारे एप्लीकेशंस है, क्योंकि पेमेंट जो होते हैं वो तो एप्लीकेशन ही होते हैं, यानी कि फंड्स को यूजेस ही होते हैं। और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, तो सोर्सेज जो है एप्लीकेशंस जो है वो वहाँ पर दिखते हैं हमें। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। अब इनमें से ये सारी जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म की है। जो नॉन करंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, ऑब्वियस है। जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है, और सिंकिंग फंड जो होता है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ही मेंटेन किया जाता है। तो ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन इज ट्रीटेड एज अ करंट लाइबिलिटी, एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आइदर ए और बी, नन ऑफ द अबव।
तो प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन जो है वो करंट लाइबिलिटी की जैसे भी ट्रीट किया जाता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से भी ट्रीट किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शुड बी ट्रीटेड एज अ करंट लाइबिलिटी, एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आइदर ए और बी, नन ऑफ द अबव। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 उसके हिसाब से प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन जो है उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इंक्रीजेस ड्यूरिंग करंट ईयर, द डिफरेंस इज ट्रीटेड एज परचेस ऑफ गुडविल. If the amount of goodwill decreases during the year, it will treated as written off. Both A and B, none of the above. अब इनमें जो दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं वो दो स्टेटमेंट वन एंड द सेम है। अगर एक हमारी करंट ईयर में हमारी गुडविल की अमाउंट जो है वो अगर इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमने गुडविल परचेस की है, और अगर हमारी करंट ईयर में हमारी गुडविल डिक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमने गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया है। तो बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व are rupees 10,000 and rupees 9,000 respectively. It is stated in addition information that a loss of rupees 1,000 has been written off in general reserves. In such a case, decline in reserve and loss on investment will be adjusted in profit and loss account. तो जब भी हमारा जनरल रिजर्व का जो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस था 10,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस था 9,000। अब ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दी गई है कि 1,000 का जो लॉस है वो राइट ऑफ कर दिया है जनरल रिजर्व में से। अब ये जो 1,000 का लॉस है वो लॉस जो है वो हम रिजर्व का जो लॉस है वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट के तहत हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये गलत स्टेटमेंट है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो इज क्लासिफाइड इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फिनांसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फिनांसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिनांसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो में क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिनांसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखी जाती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फिनेंशियल पोजिशन ऑफ कैश बेसिस, स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन कैश, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ही दूसरे नाम है, स्टेटमेंट और चेंजेस इन फिनेंशियल पोजीशन ऑफ कैश बेसिस या स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन कैश। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस थर्ड सीरीज़ को भी कंप्लीट कर दिया है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। आप इन सारी सीरीज़ को स्टडी कीजिए और इन सारी सीरीज़ को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सभी को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उसके लॉजिकल आंसर्स एंड कैलकुलेशन के साथ आपको ये सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। दोस्तों, सभी के साथ मेरी इन सीरीज़ को शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे हम फिर से हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लास्ट और फोर्थ सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।